Yes, hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 8 के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से सर्सी लेनेस्टर के थ्रू अब राज्य के सारे सैनिक नेड स्टार्क और साथ ही उन सभी के सैनिकों को जान से मारने पर उतारू हो चुके होते हैं। और इसी के साथ अब सर्सी के सैनिक पूरे राज्य के अंदर फैलकर नॉर्थ से आए सभी लोगों और उनके सैनिकों को जान से मारने लगते हैं। पूरे शहर के अंदर मानो कत्लेआम चल रहा होता है। इस पूरे हत्याकांड को देखते हुए सांसा काफी ज्यादा डर जाती है और वो छुपकर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्या, जो कि अपने टीचर के साथ में अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, उस वक्त भी वहां पर लेनेस्टर्स के सारे सैनिक पहुंच जाते हैं और उसे भी जान से मारने की कोशिश करते हैं, मगर कैसे तैसे करके आर्या वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसमें उसकी मदद करी होती है उसी की टीचर ने। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि अब नेड स्टार्क को वहीं की जेल में कैद कर लिया गया होता है, जहां पर उससे मिलने के लिए लॉर्ड वेरिस आते हैं और उसे ये बताता है कि आपके सभी सैनिकों को जान से मरवा दिया गया और साथ ही यहाँ पर आपके जितने भी लोग थे उन्हें भी जान से नहीं बख्शा गया। तो ये बात सुनकर नेड काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर मेरी बेटियां कहाँ हैं, उनका क्या हुआ। तो वेरिस उससे कहता है कि सांसा अभी भी लेनेस्टर्स के घर में ही है, वो वहां से भाग निकलने में कामयाब नहीं हुई, मगर आर्या वहां से निकलकर भाग चुकी है। और इसी के साथ साथ वो उसे एक बात और बताता है, कैटलीन स्टार्क के हाथ में जो उनका छोटा भाई यानी कि ट्रियन लैनिस्टर था, वो भी अब उनसे रिहा होकर भाग गया है, वो भी अब उनके हाथों से निकल चुका है। नेड स्टार्क को अभी तक ये लग रहा था कि कैटलीन के पास में उनका छोटा भाई ट्रियन लैनिस्टर है, तो उसकी मदद से वो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके यहाँ से निकल जाएंगे, मगर उसकी ये उम्मीद भी यहाँ पर टूट जाती है। साथ ही वेरिस उसे एक बात और बताता है कि रॉबर्ट बेराथियन की डेथ जंगल में सुअर के हमले से घायल होकर नहीं, बल्कि उन्हें जहर देने से हुई है। वो नेड को कुछ खाना पानी देता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वहां से चला जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सांसा की तरफ, जहाँ सर्सी उससे कहने लगती है कि उसके पिता नेड स्टार्क ने यहाँ के राजा जॉफरी के साथ में गद्दारी करी, इसलिए उन्हें कैद करके जेल में बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्टार्क परिवार के लिए एक खत लिखो, ये बात अगर तुम्हारी माँ को तुमसे पता चलेगी तो सही रहेगा। और अब इस बात को सुनकर सांसा भी वो खत लिखने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये खत विंटरफेल में पहुंचता है तो वहां पर ल्यूविन उस खत को पढ़कर रॉब को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ से किंग्स लैंडिंग जाना पड़ेगा और वहां के नए राजा यानी कि जॉफरी बेराथियन को अपनी सेवाएं सुपुर्द करनी पड़ेगी और साथ ही अपनी वफादारी उनके नाम करनी पड़ेगी। अपने पिता को इतनी बुरी हालत में देखते हुए अब रॉब स्टार्क विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग के लिए निकल जाता है अपने कई सारे सैनिकों को साथ में लेकर। लेकिन रॉब ये बात जानता था कि उसके पास में सैनिक कम है, अगर न जाने फ्यूचर में कोई झगड़ा हो गया तो उसके पास में ज्यादा सैनिक होने चाहिए। इसी बात से वो एक खत अपनी माँ कैटलीन स्टार्क को भी भेज देता है, जो कि अभी इरीन किंगडम में होती है। वहां पर कैटलीन स्टार्क अपनी बहन लाइजा से मदद मांगती है कि मुझे कुछ सैनिक चाहिए, मेरे बेटे को उनकी जरूरत है, मगर लाइजा अपने सैनिक देने से मना कर देती है। तो इस बात से कैटलीन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। वहीं दूसरी तरफ अब राज्य के बाहर हमें दिखाया जाते हैं ट्रियन लैनिस्टर और साथ ही ब्रॉन, जिनके बीच में एक काफी फनी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ ट्रियन ब्रॉन को ये कहता है कि अगर कोई तुम्हें मुझे मारने के पैसे दे तो मुझे आकर ये बात जरूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए उसके बदले उससे डबल पैसा दूंगा। उनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर लोकल शिकारी आकर उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। तो अब अपनी जान को खतरे में देखता हुआ ट्रियन उन्हें कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। और जैसे कि उसकी हर बार की आदत है लोगों को खरीदने की और उनके ऊपर अपनी राजाशाही झाड़ने की, तो वो उन लोगों को भी गोल्ड के ऑफर देने लगता है। और अब इस वजह से वो सारे जंगली उसकी जान के बदले वो सोना लेने के लिए उसके साथ में उसके पिता टाइवन लैनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो तो काफी अमीर इंसान थे। अब हालांकि यहाँ पर टाइवन के पास में उनका बेटा ट्रियन लैनिस्टर आ तो चुका होता है, मगर वो उसके आने से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते और वो उसे एक बात जरूर कहते हैं कि अगर तेरी जगह तेरा बड़ा भाई जैमी लैनिस्टर होता तो वो इन सभी से लड़ने की कोशिश करता और अपने आप को वहां से बचा लेता। खैर अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। और साथ ही वो ट्रियन को एक बात और कहता है कि जैमी ने एक लॉर्ड को हरा दिया है जो कि नॉर्थ से थे, उनका नाम था नेड स्टार्क, और अब वो रिवर एंड की ओर जा रहा है उस पूरे राज्य को हथियाने के लिए। अब यहाँ पर ट्रियन को ये सारी बातें समझ में नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो वॉल से जस्ट लौटा ही था और उसके बाद में ये सारे के सारे कांड होने चालू हो गए। तो उसे समझाने के लिए उसके पिता उससे कहते हैं कि रॉबर्ट बेराथियन जो कि किंग्स लैंडिंग के राजा थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उनके मरने के बाद में वहां के नए राजा यानी कि जॉफरी बेराथियन को बना दिया गया है। वहीं पर राजा की गद्दारी की वजह से नेड स्टार्क को जेल में डाल दिया गया है। और जानकारी के अभाव में वो ट्रियन को ये भी बताता है कि उसका बेटा रॉब स्टार्क अब हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आने वाला है। अब बेसिकली बात ये थी कि रॉब स्टार्क अपने राज्य और अपनी वफादारी देने के लिए जॉफरी के पास में जा रहा होता है, जो कि बेराथियंस और साथ ही स्टार्क्स के बीच की बात थी। मगर लैनिस्टर्स को ये लगने लगता है कि रॉबर्ट स्टार्क बदला लेने के लिए अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए अब टाइवन लैनिस्टर भी अपनी एक टीम बनाना शुरू कर देते हैं, जिनके अंदर वो ट्रियन को लाए हुए सभी जंगलियों को साथ में काम करने के लिए भी बोलते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा
वेल राज्य दे दूंगा। अब ये वेल बेसिकली वही राज्य था जो कि लाइजा का था, मगर इन शिकारियों की भी एक शर्त थी। वो कहते हैं कि जब तक हमें हमारा राज्य नहीं मिलता, ट्रियन को हम हमारे साथ ही रखेंगे एज लाइक सिक्योरिटी। वहीं दूसरी तरफ अब रॉब स्टार्क के पास में ये खबर आ चुकी होती है कि लैनिस्टर्स की पूरी टीम उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही है अपनी पूरी फौज के साथ में। तो इस बात से रॉब काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास में टीम तो होती है मगर वो सिर्फ अपने बचाव के लिए होती है, ना कि उन सभी से लड़ने के लिए। तो वो अपने आसपास के सभी क्षेत्रों के अंदर जाकर अपने लोगों को भिजवाकर उनकी टीम को अपने आप में मिलवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब बाहर के लोगों को पता चलता है कि इनके पीछे तो लैनिस्टर्स के सारे सिपाही पड़े, तो वो सब भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। वहीं पर कुछ ही समय बाद में उनकी खेमे में पहुंचती है उनकी मॉम, यानी कि रॉब से मिलने के लिए अब कैटलीन स्टार्क वहां पर आती है और उसे किंग्स लैंडिंग में जाकर अपनी वफादारी देने से मना करती है। तो रॉब कहता है कि मेरे पास में आखिर रास्ता भी क्या है, ना तो मेरे पास में इतने सैनिक है कि मैं उन सभी से लड़ पाऊं और ना ही वापस पीछे हटने का कोई रास्ता। तो कैटलीन स्टार्क उसे बताती है कि लैनिस्टर्स के मन में पॉलिटिक्स आ चुकी है, अगर तुम भी वहां पर गए तो वो तुम्हें भी जान से मार देंगे, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास में कितने सिपाही है, तो रॉब उसे बताता है कि मेरे पास में टोटल 20,000 सिपाही हैं। रात को रॉब अपनी पूरी काउंसिल के साथ में बैठकर एक मीटिंग लेता है और आखिर ये डिसाइड करता है कि हमारे पास में कितने सिपाही हैं और लैनिस्टर्स की सारी टीम के साथ लड़ने के लिए और कितनों की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर उन सभी को आइडिया आता है क्यों ना वो मदद ले अपने मामा से, यानी कि कैटलीन स्टार्क के भाई से। लेकिन तभी उनके खेमे में एक जासूस पहुंच जाता है जो कि उनके सभी सैनिकों की गिनती कर रहा होता है। तो वहां पर कुछ योद्धा जो मौजूद होते हैं वो उसे पकड़कर सीधा रॉब के सामने लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये हमारी जासूसी कर रहा था, इसे तो यहीं पर जान से मार देना चाहिए। मगर रॉब ऐसा नहीं करता और वो उस शख्स को जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि जाकर अपने मालिक को बता देना, यानी कि टाइवन लैनिस्टर को, कि हम हमारे 20,000 सैनिकों के साथ में तुमसे जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डॉर्थरा की वेस्ट में, जहां पर खाल ड्रोगो अपनी पूरी टीम के साथ में नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव के ऊपर हमला बोल देता है और वहां के सभी लोगों को अपना गुलाम बना देता है। तो वहां पर जोरा मॉर्मोंड अब डेनेरिस को बताता है कि खाल ड्रोगो ने जब इस पूरे गांव को अपने कब्जे में कर लिया तो ये यहाँ के लोगों को गुलाम बनाएगा, इनसे इनका सोना, इनका स्टील और काफी सारे आभूषण लेगा और इसके बदले में एक जहाज खरीदेगा। और जब वो जहाज खरीदेगा तो इसके बाद में वो जाएगा वेस्टरोस तुम्हारी जान का बदला लेने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि आखिर तुम्हारे ऊपर ये जानलेवा हमला किसने करवाया और इन सभी के पीछे कौन था। मगर कुछ समय के बाद हम वहां पर देख पाते हैं कि खाल ड्रोगो के जो भी लोग थे वो वहां पर मौजूद सभी औरतों का रेप करने लगते हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं, उन्हें पीड़ा देने लगते हैं। तो डेनेरिस इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है। मगर तभी वहां का एक डॉर्थराकी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पलटकर डेनेरिस को ही जवाब देने लगता है। उसके जवाब में अब खाल ड्रोगो बीच में आ जाता है और अब उस सिपाही और खाल ड्रोगो के बीच में एक दमदार फाइट हो जाती है। हालांकि वहां पर खाल ड्रोगो जीत तो जाता है मगर गलती से उस सैनिक की तलवार उसके सीने में लग जाती है, इस वजह से वो घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। और अब जैसा कि डेनेरिस ने उस कबीले की औरतों को बचाया था, यानी कि उन सभी औरतों की इज्जत लुटने से उन सभी को बचाया था, तो इसके बदले में वो उनसे मदद मांगती है कि यहाँ पर खाल ड्रोगो मुसीबत में है, क्या आप में से कोई इसकी मदद कर सकता है। और तभी वहां उन गांव की औरतों में से एक पुजारन आती है और कहती है कि मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। और अब इसी के साथ खाल ड्रोगो को एक कैंप में ले जाकर उसका उपचार करना शुरू कर दिया जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में, जहाँ का नया राजा यानी कि जॉफ्री बराथियन अब अपने नाना यानी कि टाइवन लैनिस्टर को उसका हैंड ऑफ द किंग बना देता है। इसका मतलब ये था कि अब टाइवन के पास में खुद के तो सैनिक थे ही थे, अब उसके पास में बेराथियन की पूरी सेना भी आ चुकी होती है। उसी वक्त वहां पर सांसा राज्य दरबार में आती है और जॉफ्री से आकर ये कहती है कि मेरे पिता को छोड़ दिया जाए। तो जॉफ्री कहता है कि तुम्हारे पिता को ये सभी के सामने बोलना पड़ेगा कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ और उन्होंने जो गुनाह किया, यानी कि मेरी माँ को जो गलत गलत बोला, वो सारे गुनाह कबूल करने पड़ेंगे और उनकी वफादारी मेरे लिए साबित करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारे पिता को छोड़ूंगा। तो सांसा कहती है कि ठीक है, मेरे पिता ऐसा जरूर करेंगे। वहीं पर सीन दिखाया जाता है वॉल की तरफ, जहां पर हमें पता चला था कि जॉन के वुल्फ ने उन्हें लाकर एक कटा हुआ हाथ दिया था। तो वो उसी के मालिक को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंचते तो जंगल में उन्हें 2 लाशें मिलती है। वो सभी नाइट वॉच उन दोनों लाशों को लेकर अपनी छावनी में वापस से आ जाते हैं। तो वहां के कमांडर उन दोनों लोगों को देखकर बोलते हैं कि ये तो वही लोग हैं जो कि बेंजन स्टार्क के साथ में गए थे। अगर ये दोनों मरे हुए मिले तो आखिर बेंजन का क्या हाल हुआ होगा। तो यहाँ पर जॉन अपने कमांडर को इन दोनों लाशों को जलवाने के लिए कहता है, लेकिन तभी कमांडर कहते हैं कि यहाँ पर इन्हें पहले एक बार मास्टर आमिन से चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि इन लाशों में से मरने के बाद तो स्मेल आनी चाहिए थी, मगर इनमें से स्मेल आई नहीं रही होती है। ऐसा लग रहा था कि इन्हें जस्ट थोड़ी देर पहले ही मारा गया हो। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर अब कमांडर के पास में एक खत आया होता है जिसमें ये लिखा होता है कि नेड स्टार्क जो कि नॉर्थ के एक लॉर्ड थे, उन्हें अब कैदी कर लिया गया है किंग्स लैंडिंग में। अब हालांकि यहाँ पर नेड स्टार्क तो जॉन के पिता होते हैं, वो भले ही नाजायज जरूर होता है मगर वो होता तो उसका बेटा ही है, इसलिए वो अपने पिता को बचाने के लिए किंग्स लैंडिंग में जाने वाला होता है। लेकिन नाइट वॉच की जो कसम होती है कि आप यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते,
चाहे कोई भी कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, इसीलिए वो वहां से बाहर नहीं जा पाता। वहीं पर उसका डायर वुल्फ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, तो जॉन स्नो अपने वुल्फ के पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी हम देख पाते हैं कि जो 2 लाशें जो कि सुबह यहाँ वॉल पर लाई गई थी, उनमें से एक लाश जिंदा हो जाती है, जिसकी आंखें ब्लू कलर में चेंज हो जाती है और वो आकर जॉन स्नो पर हमला कर बैठता है। वहां पर जॉन स्नो अपना चाकू निकालकर उस पर धड़ाधड़ वार करने लगता है, मगर उस पर तो उसका कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि वो शख्स अब एक क्रीचर में बदल चुका होता है, जिसे कि व्हाइट वॉकर्स ने बनाया था। मगर उतने में ही वहां पर उसकी मदद करने के लिए लॉर्ड कमांडर पहुंच जाते हैं। ये दोनों मिलकर कैसे तैसे उस क्रीचर में आग लगा देते हैं और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जहां अगले दिन सैम उन सभी लोगों को बताता है कि इन दोनों ही लोगों पर व्हाइट वॉकर्स की छाया पड़ चुकी थी। व्हाइट वॉकर्स एक ऐसे क्रीचर हैं जिन्हें कभी दर्द नहीं होता और अगर इन्हें मारना है तो उसका जरिया सिर्फ और सिर्फ आग ही है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आखिर क्या होगा नेड स्टार्क के साथ में, और आखिर क्या दिखाया जाएगा वॉल के अगली तरफ? क्या जॉफ्री नेड स्टार्क के लिए सही न्याय कर पाएगा या नहीं? सो गाइस, इसी सस्पेंस को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। एंड वन मोर टाइम, सीरियसली गाइस, इस पूरे सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड इसका नेक्स्ट एपिसोड है, यानी कि सीजन 1 का 9th एपिसोड, जिसके अंदर काफी सारे सस्पेंस रिवील होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वो वाला तो एपिसोड जरूर से जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।